हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 20+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर खुदीराम बोस वाज हैंग्ड। खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी दिया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है खुदीराम बोस जी को किस वर्ष फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 1908। 1908 में इनको फांसी दिया गया था। तो किंग्सफोर्ड के कार को बॉम्बिंग करने के लिए 11 अगस्त 1908 में इनको फांसी दिया गया था और इन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दिया गया था, जो बाद में इस जेल का भी नाम बदलकर खुदीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल कर दिया गया है। तो इन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दिया गया था, बाद में इस जेल का भी नाम बदलकर खुदीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल कर दिया गया है। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है खुदीराम बोस जी को किस वर्ष फांसी दिया गया था। तो इनको 1908 में दिया गया था। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस वाज हैंग्ड फॉर द अटेम्प्ट टू असैसिनेट विच ब्रिटिश जज। खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना खुदीराम बोस जी को किस ब्रिटिश जज के हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए खुदीराम बोस जी को फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट है, विच द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 ये इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है और लेंथ बात कर ले तो 3745 किलोमीटर इस नेशनल हाईवे का लेंथ है। तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है। तो नेशनल हाईवे 44 ये भारत का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट है, विच द ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया। भारत में सबसे पुराना चर्च कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना भारत में ओल्डेस्ट चर्च कौन सा है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है सेंट थॉमस चर्च। सेंट थॉमस चर्च ये इंडिया का ओल्डेस्ट चर्च है, जो आपको पलायूर में देखने को मिलेगा। पलायूर ये केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट चर्च है। इसे रफली 52 एडी के आसपास में बनाया गया था। तो इसे 52 एडी के आसपास में बनाया गया था। तो ये भारत में सबसे ओल्डेस्ट चर्च है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड आयोडीन शॉर्टेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है वर्ल्ड आयोडीन शॉर्टेज डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन दैट आंसर है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन शॉर्टेज डे मनाया जाता है। तो आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है, ये जान ही रहेंगे। तो इसीलिए लोगों को अवेयर करने के लिए एवरी ईयर 21 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड आयोडीन शॉर्टेज डे। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है। तो यहाँ पे आपको लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बताना कौन है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है मीरा कुमार। मीरा कुमार ये लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी। तो ये 2009 में बनी थी, 2009 में। तो ये लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे आपको बताना है किनके द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन इधर आंसर है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया गया था। तो इसे ये 1904 में लिखे थे और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को अनऑफिशियली भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी प्राप्त है। तो अनऑफिशियली भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी प्राप्त है और इसे ये 1904 में लिखे थे और ये इन्हीं का स्लोगन है। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले स्टार्टेड विच न्यूज़पेपर। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस न्यूज़पेपर की शुरुआत किए थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है द हितवाद। द हितवाद ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा शुरू किया गया था 1911 में नागपुर में।
तो नागपुर में 1911 में ये इनके द्वारा शुरू किया गया था और ये एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था। तो द हितवाद ये एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था जिसे गोपाल कृष्ण गोखले जी शुरुआत किए थे। नेक्स्ट है हु कॉल्ड गोपाल कृष्ण गोखले द डायमंड ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा किसने कहा था? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले जी को द डायमंड ऑफ इंडिया कहा गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है विच द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द कंट्री एंड आल्सो इन द वर्ल्ड। देश और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है किबुल लमजाओ नेशनल पार्क। किबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये देश और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में देखने को मिलेगा और ये मणिपुर में आपको लोकटक लेक पे देखने को मिलेगा। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं किबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये किस लेक पे लोकेटेड है? तो ये लोकटक लेक पे लोकेटेड है और ये आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो ये मणिपुर में लोकेटेड है। तो ये विश्व और देश का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 1974। 1974 में भारत के द्वारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। तो राजस्थान के पोखरान डिजर्ट में 18 मई 1974 में भारत के द्वारा पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर बम टेस्ट किया गया था और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा पोखरान 1 नाम दिया गया, लेकिन इसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था, तो इसलिए इसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पे हम पोखरान द्वितीय बात कर रहे हैं, तो पोखरान द्वितीय ये 5 न्यूक्लियर बम टेस्ट एक्सप्लोजन का एक सीरीज था जिसे 11 मई और 13 मई को टेस्ट किया गया था 1998 में। तो 1998 में 11 मई और 13 मई को टेस्ट किया गया था। ये पोखरान 2। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोखरान द्वितीय को कब टेस्ट किया गया था? तो 1998 में और उस टाइम भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट भारत कब किया था? तो 1974 में किया था और उस टाइम भारत की पीएम इंदिरा गांधी थी 1974 में। नेक्स्ट है हु कंट्रोल्स इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट को कौन कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल करता है। तो एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन को। तो एनपीसीआईएल ये रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन को। और आपको एनपीसीआईएल का हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा, मुंबई में लोकेटेड है। और फॉर्मेशन एनपीसीआईएल का हुआ था 1987 1987 में एनपीसीआईएल का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये भारत में न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है वेयर इज श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है अमृतसर। अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। तो ये आपको अमृतसर पंजाब में देखने को मिलेगा और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास जी के नाम पर रखा गया, जो सिख के चौथे गुरु थे और इन्हीं के द्वारा अमृतसर का भी स्थापना किया गया था। तो यही अमृतसर सिटी का फाउंडर थे और ये सिख के चौथे गुरु थे और ये एयरपोर्ट आपको अमृतसर पंजाब में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच स्टेट है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया। भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है दैट आंसर है राजस्थान। राजस्थान ये जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और राजस्थान में इसका डिपॉजिट जोधपुर, नागौर और बीकानेर में पाया जाता है। तो मेनली इन जगहों पे जिप्सम का डिपॉजिट राजस्थान में पाया जाता है और ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में जिप्सम का। और यहीं पे हम यूज बात कर ले जिप्सम का यूज कहाँ होता है, तो इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किया जाता है, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग मेडिसिन में भी एज ए प्लास्टर के रूप में किया जाता है। तो मेडिसिन में भी एज ए प्लास्टर ग्रुप में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ इसके यूज है और राजस्थान ये
जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में। नेक्स्ट है द गुरुद्वारा पंजाब साहिब इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। गुरुद्वारा पंजाब साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन में से किस नेबरिंग कंट्री में गुरुद्वारा पंजाब साहिब लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर पाकिस्तान। पाकिस्तान में गुरुद्वारा पंजाब साहिब लोकेटेड है। तो ये हमारा नेबरिंग कंट्री है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है ले इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। ले किस नदी किनारे स्थित है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है इंडस रिवर। सिंधु नदी किनारे ले स्थित है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है इंडस रिवर। और ले ये लद्दाख का कैपिटल है। तो ले ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आपको यूएसबी का फुल फॉर्म बताना क्या है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस ये यूएसबी का फुल फॉर्म है। और यूएसबी का उपयोग कंप्यूटर्स, मोबाइल और अदर इक्विपमेंट के बीच कम्युनिकेशन, कनेक्शन और पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय। पहला कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है डगलस एंजल बट। डगलस एंजल बट के द्वारा पहला कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया गया था 1960 के आसपास में। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। संविधान की अवधारणा सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में उत्पन्न हुई थी? तो यहाँ पे आपको बताना कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे पहले किस देश में ओरिजिनेट हुआ था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर ब्रिटेन। ब्रिटेन या जिसे इंग्लैंड या यूके के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार ओरिजिनेट हुआ था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर ब्रिटेन। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था। और कुछ लोगों के द्वारा इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर कंसिडर किया जाता है। तो फादर ऑफ द कंप्यूटर कुछ लोगों के द्वारा इन्हीं को कंसिडर किया जाता है और इनके द्वारा कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था।